नमस्कार पृथ्वीवासियों, यमराज के पहले वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आप सब लोगों तक मैं फॉरेंसिक और ऑटोप्सी रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, जो भी नॉलेज है, मैं आप सब तक सिंपल सरल लैंग्वेज में पहुंचाना चाहता हूं। उस लैंग्वेज में पहुंचाना चाहता हूं जिसमें आप सब समझ सकें कि फॉरेंसिक मेडिसिन में और ऑटोप्सी सर्जन का क्या काम होता है और पोस्टमार्टम के अंदर क्या क्या मिलता है। तो जैसा कि आप सबको पता है, मृत्यु एक अटल सत्य है। इससे आज तक कोई कभी बच नहीं पाया है और मेरा काम ही यही है कि जो बंदा मरा है उसकी मृत्यु कैसे हुई है। तो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि पब्लिक को पता होता है कि ये कैसे मरा है। लाइक जैसे एक्सीडेंट केसेस में आप देखते हैं, सुसाइड केसेस में आप देखते हैं, तब पर सोचते हैं आप कि ये इतना ज़रूरी क्यों है, पोस्टमार्टम करना ज़रूरी क्यों है। तो उन केसेस के अंदर जब इंश्योरेंस का क्लेम होता है तो जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सख्त आवश्यकता होती है, उनको ज़रूरत होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर मान लो कोई एलिगेशंस हो, किसी को सस्पिशंस हो कि नहीं भाई इसको किसी ने मर्डर करके फिर इसका सुसाइड दिखाने के लिए ऐसा किया है, किसी ने इसको चाकू मार के एक्सीडेंट दिखाने के लिए ज़मीन पे रख दिया है, तो उस केसेस में पोस्टमार्टम करना ज़रूरी होता है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ना पुलिस को पता होता है ना कि लोगों को पता होता है कि ये आदमी मरा कैसे है। तो उस टाइम पे पोस्टमार्टम का रोल यानी कि ऑटोप्सी सर्जन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मेरा मेन एम यही है कि आपको बताना कि फॉरेंसिक डॉक्टर्स जो होते हैं, जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स होते हैं, उनका असली में काम क्या है और वो कैसे अपने ओपिनियन तक आते हैं कि इसका कॉज ऑफ डेथ या ये है या इसका मैनर ऑफ डेथ ये है। तो चलिए मैं आपको आज के केस के बारे में बताना चाहता हूँ जो दिल्ली में हुआ है। तो उससे पहले मैं आपको एक बेसिक डिटेल्स बताना चाहूँगा उस चीज़ से रिलेटेड जिस चीज़ की वजह से वो केस हुआ है। तो क्या आपने कभी हैवी मेटल्स के बारे में सुना है? आपने नहीं भी सुना होगा तो मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताऊंगा कि क्या हैवी मेटल पॉइजन्स क्या होते हैं। हैवी मेटल पॉइजन्स पीरियोडिक टेबल के अंदर जिनकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है उनको हैवी मेटल पॉइजन, हैवी मेटल्स कहा जाता है। हैवी मेटल्स के एग्जांपल्स बताना चाहूँगा मैं आपको कौन से हैवी मेटल्स होते हैं। तो सबसे पहले कि आर्सेनिक आपने सुना होगा, जिसको हड़ताल और सांख्या कहते हैं हिंदी में। फिर मरकरी, पारा जिसको आप पारा भी कहते हैं हिंदी में। लेड जिसको हिंदी में शीशा कहा जाता है। और ऐसे और भी मेटल्स है लाइक बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, थैलियम। इनमें से एक हैवी मेटल पॉइजन है जो कि इस जिसके ऊपर ये केस डिपेंडेंट है। तो उस पॉइजन को आइडल होमिसाइडल पॉइजन भी कहा जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज आइडियल होमिसाइडल पॉइजन। मतलब आइडियल होमिसाइडल पॉइजन ऐसा पॉइजन की जिसकी ना तो कोई स्मेल हो ना कोई टेस्ट हो और वो इजीली पानी में घुल जाए, उसको पॉइजनर्स पॉइजन या परफेक्ट पॉइजन भी कहा जाता है। तो आप गेस कर सकते हैं कि जो मैंने इतने सारे हैवी मेटल्स के नाम बताए उनमें से कौन सा मेटल आइडियल होमिसाइडल पॉइजन हो सकता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, उसका जवाब है थैलियम। तो चलिए अब थैलियम की जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। आपने सबने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, तो पीरियोडिक टेबल में इसका एटॉमिक नंबर 81 है। इसको सर विलियम क्रुक्स ने 1861 में एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। तो इनके बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि सल्फेट्स, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स और भी बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जिनका यूज इजीली किया जा सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे जब ये इतना आइडियल होमिसाइडल पॉइजन है, इतना जहरीला है, तो सरकार ने इसको बैन क्यों नहीं कर दिया है। तो एक्चुअली ये पहले चूहे मारने की दवाई के रूप में यूज होता था, बट इसका बैन कर दिया गया है। बट इसके और भी यूजेस हैं। इसका जैसे कि यूज है ऑप्टिकल लेंस जो होते हैं उनको बनाने में काम आता है ये। दूसरा इसका यूज है जो हार्ट का स्ट्रेस टेस्ट होता है, तो उसके अंदर जो थैलियम का रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोसाइड है उसका यूज किया जाता है। तीसरा है इसका यूज फायरवर्क्स के अंदर यूज होता है। फायरवर्क्स के अंदर जो अलग अलग कलर के जो अपने को रंग दिखते हैं वो थैलियम मेटल के हिसाब से बनते हैं। चौथा इसका यूज होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन के रूप में भी यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि थैलियम का शरीर में अब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो थैलियम का अब्जॉर्प्शन स्किन के थ्रू भी होता है, और जब कोई आदमी थैलियम के सॉल्ट्स खाता है, जबरदस्ती किसी को खिलाया जाता है या अनजाने में खिलाया जाता है, तब वो पेट की जो इनर लाइनिंग होती है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है
वहां से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। और इसके एब्जॉर्प्शन होने के बाद इसके दो टाइप के सिम्टम्स होते हैं, एक तो होता है अक्यूट पॉइजनिंग के सिम्टम्स और एक होते हैं क्रॉनिक पॉइजनिंग के सिम्टम्स। तो अक्यूट पॉइजनिंग का मतलब होता है कि जब आदमी को एकदम से बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पॉइजन खिला दिया गया हो। और दूसरा होता है कि जब विक्टिम को धीरे धीरे लंबे टाइम तक जहर दिया गया हो। तो ये दो टाइप के पॉइजनिंग के केसेस होते हैं। तो चलिए अब हम आपको पहले थोड़ा सा केस के बारे में बात करते हैं, फिर हम वापस से थैलियम के ऊपर प्रॉपर्टीज के ऊपर आएंगे। तो चलिए अब थोड़ा थैलियम इस केस के बारे में बात करते हैं। तो दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के अंदर एक बिल्डर था, उसका नाम था वरुण अरोरा। तो उसने अपनी सास, ससुर, बीवी, अपनी साली और अपनी मेड को ये जहर मछली के बना के, जब उसने मछली पकाई तो उस खाने के अंदर ये जहर मिला के उसने खिला दिया था। तो अब ये आप ये सोच रहे होंगे कि उसको ये सब आइडिया आया कहाँ से, उसने ये जहर मिला कहाँ से और उसने खिलाया कैसे और वो पकड़ा कैसे गया बाद में। तो मैं पूरा उसी चीज पे आपको आज बताने वाला हूँ, तो उसने कैसा किया। तो चलिए पहले थोड़ा सा अपन जो उसने मर्डर किया, जो मर्डर्स किए, उसकी अपन साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा क्यों करना पड़ा, कि इतना एक्सट्रीम स्टेप उसने क्यों उठाया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो जो वरुण अरोरा है, उसकी वाइफ थी दिव्या, 35 साल की। तो जो वरुण अरोरा, उसके पिताजी की कुछ समय पहले ही डेथ हुई थी। तो जब उसके पिताजी की डेथ हुई थी तब वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, और उसके 1-2 महीने बाद या कुछ समय बाद उसकी वाइफ दिव्या, जो कि 35 ईयर ओल्ड थी, वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तो जब वो प्रेग्नेंट हुई तो वरुण को ऐसा लगा कि ये जो बच्चा दिव्या की कोख में पल रहा है वो उसके पिताजी का पुनर्जन्म है। जब दिव्या को आगे जाके प्रेगनेंसी में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हुए तो उसने अपने परिवार वालों की मदद से मिलके बिना अपने पति की इजाजत के अबॉर्शन करवा लिया। तो उससे वरुण बहुत गुस्सा था, और दूसरा उसका जो बिजनेस है वो भी अच्छे से नहीं चल रहा था। तो उस वजह से दिव्या के घर वाले उसको ताने देते थे। तो तब से वो बदला लेने का सोच के बैठा था। तो जब उसको लगा कि अब इनका बदला लेना चाहिए, तो उसने ऑनलाइन सर्च किया कि हाउ टू मेक समवन रियली सिक, कि कैसे किसी को एकदम से बहुत ज्यादा बीमार किया जाए। तब उसने बहुत से आर्टिकल्स देखे। तब उसको एक आर्टिकल मिला कि कैसे सद्दाम हुसैन, जो इराक का पूर्व राष्ट्रपति था, वो कैसे अपने दुश्मनों को थैलियम पॉइजन देके उनका मर्डर करता था, कोल्ड ब्लडेड मर्डर करता था। तो उसने उनसे इंस्पायर होके, ऐसा कुछ न्यूज आर्टिकल्स ने बोला है कि उनसे इंस्पायर होके वरुण अरोरा ने सर्च करना शुरू किया इस थैलियम पॉइजन के बारे में। तो जब उसने सर्च करना शुरू किया तो उसको डार्क वेब के ऊपर एक ऑनलाइन फार्मासिस्ट मिला। तो उसने ऑनलाइन फार्मासिस्ट को बोला कि उसके ससुर जी एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो उनके लिए, उनको दवाई बनाने के लिए एक थैलियम की उसको नीड है। तो उसने डार्क वेब से वो थैलियम ऑर्डर कर लिया। चलिए मैं आपको बताऊंगा कि थैलियम शरीर पे कैसे असर करता है। तो शरीर के अंदर बहुत सारे टाइप के मेटल्स होते हैं जो कि आयनिक फॉर्म में होते हैं, और वो अपना मेटाबोलाइट हेल्प करने में काम आते हैं। बायोकेमिस्ट्री पूरी बॉडी की उन्हीं से चलती है। कभी आपने ब्लड टेस्ट करवाए होंगे तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर बोलते हैं सोडियम कम है, क्लोरीन ज्यादा है, पोटेशियम कम है, मैग्नीशियम कम है, कैल्शियम कम है। तो ये सब क्या है, ये मेटल्स के आयनिक फॉर्म ही है। पर जब शरीर के अंदर थैलियम जाता है तो थैलियम धीरे धीरे पोटेशियम की जगह रिप्लेस करने लग जाता है। तो जैसे ही वो पोटेशियम की जगह रिप्लेस करता है तो सेल्स होते हैं वो डाई होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि थैलियम इज ए टॉक्सिक कंपाउंड कंपेयर टू पोटेशियम। ओके, तो क्या होता है, सेल्स डाई होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू के 24 घंटे के अंदर उसको गैस्ट्रोएंटराइटिस होने लगता है। गैस्ट्रोएंटराइटिस का मतलब होता है कि उसको नौजिया होने लगेगा, उसको उल्टी जैसी फीलिंग आने लगेगी, उसको वॉमिटिंग होने लगेगा, और उसको पेट के अंदर दर्द होने लगेगा, जिसको एब्डोमिनल पेन भी बोलते हैं। तो ऐसा शुरू के 24 घंटे में होता है। उसके बाद जो अगले 2 से 4 दिन होते हैं उसके अंदर उसके चेस्ट में पेन होने लगता है। उसका पैनक्रियास, जिसको हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, वो भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। उसके बाद अगले 7 दिनों में उसको मेंटल कंफ्यूजन होने लगता है। मेंटल कंफ्यूजन मतलब उसको समझ में नहीं आता है, वो अपना सुध बुध खोने लगता है, उसको लिथार्जी होने लगती है, थकावट होने लगती है,
उसके बाद उसके शरीर पे एक्ने होने लगते हैं, चेहरे पे फुंसियां होने लग जाती है, और फिर धीरे धीरे वो पर्सन कोमा में चला जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अगले 7 दिनों के अंदर उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होने लगते हैं, उसको उसका ब्लड प्रेशर और जो पल्स है उसमें फ्लक्चुएशंस दिखाई देने लगते हैं, और फिर उसके अगले 7 दिनों में उसको एलोपेशिया होने लगता है। एलोपेशिया का मतलब होता है कि बालों का एकदम से झड़ना। और जब वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं तो उसके अंदर उसको पेरिफेरल मोटर सेंसरी न्यूरोपैथी होने लगती है। हाँ हाँ, इसका मतलब मैं हिंदी में बता रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जो हाथ और पैरों में होता है उनमें बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, ऐसा लगता है कि उनमें आग लगा दी है किसी ने। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसको आईब्रोज जो होती है वो भी धीरे धीरे झड़ने लगती है, उसको मेडिकल टर्म में मेड्रोसिस कहा जाता है। और फिर तो अगर किसी के अंदर आपको ये 3 चीजें दिखती है, एलोपेशिया, गैस्ट्रोएंटराइटिस एंड मेंटल कंफ्यूजन विद लेथार्जी एंड स्किन रैश, तो अगर ये 3 चीजें 5 चीजें एक साथ दिखती है तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उसको थैलियम पॉइजनिंग हुआ है। तो फिर से अब मैं केस पे आता हूँ। तो जब वरुण अरोरा ने अपने फैमिली मेंबर्स को, लाइक अपने इन लॉज को, फिश के अंदर जब थैलियम मिला के फिश खिलाई, तब उनको धीरे धीरे जब वो बीमार होने लगे तब पता चला कि साली थी, उसको बीएल कपूर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उसकी 15 फरवरी को डेथ हो चुकी थी। उसके जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर थैलियम पॉजिटिव आया था, बट उसका शायद पोस्टमार्टम नहीं हुआ या डॉक्टर्स ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। उसके थोड़े दिन बाद जो उसकी सास थी अनीता देवी, उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और वहां पे उसकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में। जब डेथ हुई तो डॉक्टर्स ने देखा कि उसके ब्लड रिपोर्ट्स में थैलियम पॉजिटिव था। तो जब देखा ब्लड रिपोर्ट्स में थैलियम पॉजिटिव था, तब डॉक्टर्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस को इन्फॉर्म किया तब उन्होंने और तहकीकात की, जब तो पता चला कि जो उसकी बीवी है वो भी यहीं पे एडमिट है और उसको भी थैलियम के सिम्टम्स है। तो जब वरुण को इस बात की भनक लगी तो उसने भी 2-4 ड्रॉप्स थैलियम के खा लिए, जिससे क्या हुआ कि उसके ब्लड रिपोर्ट्स में भी थैलियम पॉजिटिव आया, ताकि वो पुलिस को चकमा दे सके। तो ऐसा करके उसने थोड़े टाइम तक बचा हो, बट लेकिन अल्टीमेटली जब पुलिस ने उसको पर दबाव बनाया तब उसने कन्फेस कर लिया और उसका मोबाइल भी जब्त किया। तो उसके अंदर थैलियम पॉइजन के पता चला कि उसने ऐसे सर्च कर रखा था, और जब उसके घर पे जाके जब छानबीन की तो थैलियम की एक डिब्बी मिली, जिससे पुलिस का शक एकदम सही साबित हुआ और उसने कन्फेस कर लिया। तो ऐसा उसने क्यों किया अब आपको ये पता चल चुका है। तो अब मैं थोड़ा थैलियम के ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा। तो थैलियम के ट्रीटमेंट में अपन स्टमक वॉश करते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं वो स्टमक वॉश करते हैं अगर अक्यूट पॉइजनिंग हो। तो अगर इमीडिएटली किसी को पता चला है कि थैलियम दिया गया है तो उसका प्रशियन ब्लू करके कंपाउंड होता है, उससे आप स्टमक वॉश कर सकते हैं। दूसरा, एक्टिवेटेड चारकोल भी आप यूज कर सकते हैं। और इसका ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर हमको जो डॉक्टर्स होते हैं उनको एलोपेशिया मिलता है, स्टमेटाइटिस मिलता है, लाइक मुंह के अराउंड इन्फेक्शन मिलता है, और उसके बाद फैट लिवर के अंदर एंड हार्ट के अंदर फैटी डिजनरेशन मिलता है। तो ऑटोप्सी की फाइंडिंग यही है, बट अल्टीमेटली उसके लिए अपने ब्लड टेस्ट इज द रूल। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो ये आप बता सकते हैं कमेंट्स में या मुझे मैसेज करके। थैंक यू।